जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास 12th ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस चैप्टर था क्लास 12th में जो हमने पढ़ा था वो लेसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र, जिसमें हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म पढ़ी थी। मानव जनन तंत्र की संरचना और जनन की क्रियाविधि। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो लेसन 4 में है, चैप्टर 4 में है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम इसी चैप्टर का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट लेसन 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? जनन स्वास्थ्य शब्द से तात्पर्य स्वस्थ जननांगों और उसके सामान्य प्रकारों से है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। Reproductive health means a state of healthy reproductive organs with normal functions, including social, mental, and emotional aspects related with sex and reproduction. According to World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral, and social. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इसे बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। फैक्टर्स, रीजंस बिहाइंड डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया, मतलब भारत में पुअर कंडीशन जो जनन स्वास्थ्य की है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीजन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मीन्स जनसंख्या विस्फोट। भारत में बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनन स्वास्थ्य की कंडीशन, स्थिति बेहतर ना होने का एक मुख्य कारण है। इसके साथ ही लैक ऑफ एजुकेशन, उचित शिक्षा का अभाव, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर ना होना, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड डिस्कशन। जब भारतीय परिवेश में टीनेजर्स को उचित यौन शिक्षा नहीं मिल पाती है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यौनावस्था प्रारंभ होती है, तो उस वक्त जननांग सक्रिय हो जाते हैं और ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करने लगते हैं और पूरा ओवरऑल जो बॉडी सेटअप है उसमें बड़ा परिवर्तन आता है। उस वक्त बच्चों को माता पिता के उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में पेरेंट्स जो हैं वो यौन शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं और बच्चों को ये शिक्षा देने में हेजिटेशन फील करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इस रीज़न है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है चाइल्ड मैरिज। अभी भी हमारे समाज में रूढ़िवादिता और अशिक्षा के कारण छोटी उम्र में कई जगह पर विवाह कर दिया जाता है और जिसी के वजह से ही एक और दूसरा इसमें फैक्टर रीज़न लिखा है, वो है प्रेगनेंसी एट अर्ली स्टेज, जो अर्ली चाइल्ड मैरिज के वजह से ही कम आयु में गर्भ धारण करने की वजह से भी पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो सकती है। इस सिचुएशन के लिए ये रीजन भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटेजीज भारत में ऐसे कौन कौन सी युक्तियां अपनाई गई हैं जिससे कि उचित जनन स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सके। विश्व में भारत ही
पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्य योजना प्रारंभ की और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन कहा गया, जो अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है, और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और विस्तृत क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। जो परिवार नियोजन था वो पहले 1951 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसे परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना गया, जो कि बाद में और व्यापक होकर फैमिली वेलफेयर या परिवार कल्याण कहलाया गया। लेकिन अब इसको और भी विस्तृत क्षेत्र इसमें शामिल किया है और अब इसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मीन्स जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जो कि और ज़्यादा व्यापक, जिसके गोल्स जो हैं और ब्रॉडर हैं। जैसे इसमें इस के जो गोल हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं वो क्या क्या हैं? क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज निर्माण के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड हेल्थ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड वैक्सीनेशन, लोगों में बाल स्वास्थ्य के विषय में, स्तनपान, उसका महत्व और टीकाकरण के बारे में जागरूकता बनाना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, क्योंकि पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक रीज़न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और जिसको कंट्रोल करके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इसकी बेहतर कंडीशन बनाई जा सकती है। तो कौन सी ऐसी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनको अपनाकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारा जा सकता है, उन सभी बर्थ कंट्रोल मेथड्स को के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, उनके बारे में जानकारी देना, और माता और शिशु के टीकाकरण संबंधी सभी जानकारियाँ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज हैं जो भारत में कार्यरत हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है पुअर हेल्थ कंडीशन के लिए, तो क्या क्या हम और युक्तियाँ अपना सकते हैं इनके अलावा? बाय इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वो अर्ली चाइल्ड मैरिज रिस्पॉन्सिबल है पुअर हेल्थ कंडीशन के लिए। तो यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो इससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बाय एजुकेशन, प्रॉपरली एजुकेशन अगर प्रोवाइड की जाए तो भी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो सकती है। बाय इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन टू चाइल्ड बर्थ बाय बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण द्वारा एक माता पिता के दो बच्चों के बीच की दूरी को बढ़ाकर भी पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। अब बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाएं, कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जिससे कि बर्थ को नियंत्रित किया जा सकता है, जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे। बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जन्म नियंत्रण और गर्भ निरोधक युक्तियां। अब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर द मीन्स विच एम टू प्रिवेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम कॉजिंग प्रेगनेंसी, दैट इज प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं एक्चुअली वो शुक्राणु और अंडाणुओं के संगम को रोकने के साधन हैं, जिससे भ्रूण का विकास होता है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं उनमें क्या फीचर्स होते हैं? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हों? जैसे यूजर फ्रेंडली, मतलब प्रयोग में आसान हो, जिन्हें आसानी से प्रयोग किया जा सके। इजीली अवेलेबल मीन्स आसानी से उपलब्ध हो। इफेक्टिव, प्रभावी हो,
जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, विद नो साइड इफेक्ट्स। यदि किसी कॉन्ट्रासेप्टिव में डिवाइस में, किसी गर्भ निरोधक युक्ति में ये सारे फीचर्स हैं तो वो आइडियल मानी जाती है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कौन कौन से प्रकार के गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाया जाता है जिससे कि जन्म को, बर्थ रेट को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डिस्कस करनी है वो है स्पेसिंग मेथड्स। स्पेसिंग मेथड्स, these are temporary methods and these methods are further divided into many parts. First of all, we will discuss about natural family planning, natural methods. जो टेम्परेरी मेथड्स हैं उनको फिर से डिवाइड किया गया है और फर्स्ट जो है वो है प्राकृतिक परिवार नियोजन, प्राकृतिक विधियां भी हम इसे कह सकते हैं। इस विधि में अंडाणु और शुक्राणुओं के संगम को रोकने के सिद्धांत पर ये विधि आधारित है, इस पर कार्य करती है। जिसकी सबसे पहली जो विधि है वो है पीरियडिक एब्स्टिनेंस, या इसको रिद्म मेथड भी कहते हैं, आवर्ती विधि भी कह सकते हैं, या आवर्ती संयम। इस विधि का प्रयोग स्त्री के मासिक चक्र में होने वाले परिवर्तनों के समय के आधार पर किया जाता है, क्योंकि मासिक चक्र में ओव्यूलेशन जो होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, वो मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। और ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के समय एग जो है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है या द्वितीयक अंड कोशिका वाली अवस्था में होता है, और ये स्टेज केवल 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहती है। यदि इस 24 घंटे के दौरान शुक्राणु उपलब्ध होता है तो निषेचन की क्रिया होती है, अदरवाइज ये एग नष्ट हो जाता है। अतः इस विधि में ओव्यूलेशन के संभावी दिन, ओव्यूलेशन का संभावी दिन होता है 14, और यदि उससे 3 दिन पहले यानी 10वां दिन और 3 दिन बाद यानी 17वां दिन 17th डे, यदि 10 से 17वें दिन के बीच का समय जो असुरक्षित काल कहलाता है, और इस समय यदि एग को स्पर्म ना मिले तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। बाकी इससे पहले और बाद के वाले दिन जो हैं वो सुरक्षित होते हैं। तो यदि इन 10 से 17वें दिन तक सहवास ना किया जाए तो एग को स्पर्म नहीं मिलेगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और ये प्राकृतिक तरीके से जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है। सेकेंड मेथड जो प्राकृतिक विधि है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया या स्तनपान अनार्तता। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि शिशु के जन्म के उपरांत यानी डिलीवरी के उपरांत जब तक वह शिशु को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उस काल में ओव्यूलेशन और मासिक चक्र आरंभ नहीं होता है, अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है, मासिक चक्र आरंभ नहीं होता है, और लगभग 6 माह तक यह विधि प्रभावी होती है। ये दोनों विधियां ही लेकिन पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, इनमें असफलता की संभावना रहती है। सेकंड जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स यानी बाधा विधियां। बाधा विधियां अंडाणु का निषेचन रोकने के लिए विभिन्न यांत्रिक और रासायनिक विधियों के रूप में इसे उपयोग में लाया जाता है। अंडाणुओं के निषेचन में बाधा उत्पन्न की जाती है, जो यांत्रिक तरीके से भी हो सकती है या रासायनिक तरीके से। जैसे यांत्रिक विधियों के लिए जो युक्तियां, जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से फर्स्ट है मेल कॉन्डोम। मेल कॉन्डोम या नर कॉन्डोम ये रबड़ का या पॉलीयूरीथेन की बनी एक थैली जैसी रचना होती है जो एक सिरे पर खुली होती है और दूसरे सिरे पर बंद होती है। इसके प्रयोग से पुरुष का वीर्य जो है वो कॉन्डोम में ही रह जाता है और
उसे मार्ग न मिलने के कारण निषेचन नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरी जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो है फीमेल कॉन्डोम। इसमें जो है ये भी मेल कॉन्डोम के जैसी ही एक रचना है, जिसका बंद छोर एक बंद सिरा होता है, एक खुला सिरा होता है, और जो कि स्पर्म को इसी में रोक देता है। इसके अलावा जो तीसरी युक्ति है वो है डायफ्राम। ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, गुंबद के आकार के रबड़ या प्लास्टिक की बनी कैपलाइक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें गर्भाशय की गुहा को बंद करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह ये सभी डिवाइसेस जो होती हैं स्पर्म को एग तक पहुंचने में रोकने में सहायक होती हैं, जिससे कि निषेचन ना हो और गर्भधारण ना हो। इसके पश्चात जो नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट डिवाइस जो यूज़ की जाती हैं वो कहलाती, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिनको IUCDs भी कहते हैं। इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मीन्स अंतः गर्भाशय युक्ति। इसके नाम से पता चल रहा है, अंतः गर्भाशय, इंट्रा यूट्रिन मतलब यूट्रस के अंदर स्थापित की जाने वाली युक्तियां। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतः गर्भाशय युक्तियां हैं। ये युक्तियां डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा यूट्रस में लगा दी जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतः गर्भाशय या इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, जिनमें जैसे कॉपर टी जो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डिवाइस है, और इसका नाम क्योंकि ये कॉपर और प्लास्टिक की बनी हुई होती है, और इसकी शेप अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये इसकी शेप जो है वो इंग्लिश के टी अक्षर के आकार के समान है, इसलिए इसको कॉपर टी के नाम से, कॉपर की और प्लास्टिक की बनी हुई है और टी इसकी शेप है, इसलिए इसे कॉपर टी कहते हैं। इसी तरीके से एक और कॉपर की डिवाइस यूज़ की जाती है जिसे कॉपर 7 कहते हैं। सिमिलरली ये जो गिनती का 7 होता है उसके जैसा ये इसके स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कॉपर 7 कहते हैं। एक और युक्ति है जिसे मल्टी लोडेड 375 डिवाइस कहते हैं, और ये भी कॉपर की बनी हुई और प्लास्टिक की बनी हुई डिवाइस होती है। ये तीनों ही डिवाइस कॉपर रिलीज करती हैं। कॉपर को रिलीज करने के कारण कॉपर आयन जब इससे रिलीज होते हैं तो शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस की क्रिया बढ़ जाती है, उनके भक्षाणु की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त और भी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। ये तीनों डिवाइसेस तो कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस हैं जो कि स्पर्म की मोबिलिटी को, उसकी गतिशीलता को कम कर देती हैं और जो है निषेचन की क्षमता उनकी कम कर देती हैं। इसके अलावा और जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं वो हार्मोनल होती, हार्मोन रिलीजिंग भी होती हैं, जो कि यूट्रस की वॉल को इस तरह से कर देती हैं कि भ्रूण का उसमें रोपण ना हो। नेक्स्ट जो डिवाइस यूज़ की जाती हैं वो हैं हार्मोनल डिवाइसेस में जो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड हैं वो हैं गर्भ निरोधक गोलियां मींस पिल्स। यह गर्भ निरोधन की अति सरल विधि है। इस विधि में गर्भ निरोधक गोलियों का स्त्री द्वारा नियमित सेवन किया जाता है। इन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। ये गोलियां प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से बनी हुई होती हैं। प्रोजेस्ट्रोजन भी कहलाती हैं ये, क्योंकि दोनों फीमेल हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ये दोनों हार्मोन्स को संयुक्त रूप से मिलाकर इन गोलियों का निर्माण में प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग से गर्भधारण नहीं होता है। इनमें जो माला डी है, एक इसका माला डी के नाम से ये गोली आती है। माला डी नाम से प्रसिद्ध गोलियों को
प्रतिदिन सवेरे मासिक चक्र के प्रथम दिन से अगले 21 दिन तक नियमित रूप से लिया जाता है और मासिक चक्र के अंतिम 7 दिनों में इसे छोड़ दिया जाता है ताकि ऋतुस्राव हो सके। और फिर नेक्स्ट मासिक चक्र जब शुरू होता है उसके पहले दिन से फिर से 21 दिन तक इनको ग्रहण किया जाता है। दूसरी गोली जो हमने यहाँ पर लिखा है सहेली। सहेली नामक गोली सप्ताह में एक बार ली जाती है। सहेली गोली का जो निर्माण हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इन गर्भ निरोधक गोलियों के अलावा नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है इंजेक्शंस। आजकल प्रोजेस्टेरोन के समान ही एक पदार्थ डिपो-प्रोवेरा नाम के इंजेक्शन द्वारा भी इससे भी गर्भ निरोधन किया जाता है। इसका एक इंजेक्शन 3 माह में एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट है हम इसको इम्प्लांट कैप्सूल्स के रूप में होते हैं। ये इसका भी इस्तेमाल गर्भ निरोधन में किया जाता है। आप यहाँ पर नीचे सब ये फिगर्स देख रहे हैं। जो इम्प्लांट है ये प्रोजेस्टेरोन के ऐसे कैप्सूल लाइक कैप्सूल्स हैं जिन्हें शल्य क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित कर देते हैं। ये कैप्सूल लगभग 5 वर्ष तक गर्भ निरोधन का कार्य करते हैं। सर्जरी के द्वारा स्किन हटाकर इसे स्किन के नीचे ट्रांसप्लांट कर देते हैं और जो हार्मोन रिलीज करते रहते हैं, और क्योंकि यह प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल हैं ये रिलीज होता रहता है और 5 साल तक नहीं तो कम से कम 3 साल तक ये प्रभावशाली रहते हैं और गर्भ निरोधन का कार्य करते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यदि इसका उपयोग जो है वो असुरक्षित सहवास के 72 घंटे के अंदर लेने पर, यदि इसे असुरक्षित सहवास हुआ है और गर्भ नहीं चाहते हैं तो उसके 72 घंटे के अंदर यदि प्रिवेन नाम की टैबलेट को ग्रहण कर लिया जाए तो गर्भ धारण नहीं होता है। इसीलिए इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी कहते हैं। इस प्रकार से ये जो हार्मोनल युक्तियां हैं उनमें फर्स्ट हमने जो मालाडी का यहाँ पर टैबलेट का फिगर है, डायग्राम आप देख सकते हैं, इमेज दी हुई है। इसी तरह सहेली जिसका निर्माण लखनऊ में, जिसकी खोज लखनऊ में हुई है। फिर इम्प्लांट्स मतलब इनको ऐसे प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स जिन्हें त्वचा के नीचे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और वो गर्भ निरोधन का कार्य करते हैं। और इंजेक्शन भी हमने डिपो-प्रोवेरा का जिक्र किया था जो यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरीके से ये हार्मोनल डिवाइसेस, जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस हैं जो गर्भ निरोधन में सहायक होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट मेथड्स। गर्भ निरोधन की स्थायी विधियों को बंध्याकरण कहते हैं और ये स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। पुरुष में नर बंध्याकरण या मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। मेल स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र का एक भाग होता है शुक्रवाहिनियां, वास डिफरेंस, इनको शल्य क्रिया द्वारा काटकर बांध दिया जाता है जिससे कि शुक्राणुओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसे नरबंध्याकरण या वैसेक्टोमी कहते हैं। इसी तरह फीमेल में, स्त्री में मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। डिंब वाहिनियां, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स, उनको काटकर बांध दिया जाता है और मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से निषेचन की क्रिया नहीं होती है। स्त्री में इसे फीमेल स्टेरिलाइजेशन को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। यह कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। इस प्रकार यदि दंपति में से कोई भी एक बंध्याकरण करवा ले, वैसेक्टोमी जिसे कि नसबंदी भी कहते हैं,
और ट्यूबेक्टॉमी जिसे नलबंदी कहते हैं। यदि वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी को अपनाया जाए तो गर्भ निरोधन से बचा जा सकता है। पुरुष में नसबंदी द्वारा और स्त्री में नलबंदी या ट्यूबेक्टॉमी द्वारा। इसके पश्चात हमें जो एक और टॉपिक यहाँ पर एक विशेष टॉपिक पढ़ना है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन या हम इसे कह सकते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यदि पहले जो हमने युक्तियां पढ़ी हैं वो सभी गर्भधारण से कैसे बचा जाए उसके लिए थी, लेकिन यदि ना चाहते हुए गर्भधारण हो जाए और उसको आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल ना हो तो ऐसे में गर्भ का चिकित्सीय समापन किया जाता है, जो कि गर्भधारण करने के 3 महीने के लगभग 3 महीने के अंदर ही यदि हो तो सेफ होता है, और अदरवाइज ज़्यादा समय होने पर, वैसे तो यहाँ 20 वीक्स लिखा है, लेकिन ज़्यादा समय होने पर ये रिस्की होता है। तो कुछ ऐसे लेकिन कभी कभी रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सगर्भता का चिकित्सीय समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो जरूरी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है। जैसे कि कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं फीटस में, या फीटस यानी भ्रूण की कोई प्रॉपर ग्रोथ ना हो रही हो, या फिर गर्भ की जो भ्रूण है, गर्भ है, फीटस है, उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो गई हो तो मेडिकल टर्मिनेशन आवश्यक होता है, इसका समापन आवश्यक होता है। आज हमने जो ये डिस्कस किया उसी को थोड़ा सा फिर से समराइज करते हुए हमने हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स था, गर्भ निरोधन की विधियां थी, जिनको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट थी स्पेसिंग मेथड और सेकंड परमानेंट मेथड्स। स्पेसिंग मेथड्स were the temporary methods that were further divided into many parts. हमने सबसे पहले जो उसमें डिस्कस किया था वो प्राकृतिक विधियां थी। प्राकृतिक विधियों में आवर्ती विधि, जिसे रिद्म मेथड या पीरियडिक एब्स्टिनेंस भी कहा था, जो कि मासिक चक्र के में पूरे महीने में होने वाले अंतराल के जो परिवर्तन है उस चक्र में, उसके अनुसार प्राकृतिक विधि के द्वारा या आवर्ती संयम के द्वारा इसको रोका जा सकता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 10 से 17वें दिन के बीच अंडोत्सर्ग मासिक क्रिया नहीं होती है तो उस वक्त सहवास ना हो तो गर्भधारण से बचा जा सकता है। उसके बाद हमने बैरियर मेथड्स पढ़े थे, जो बाधा विधियां हैं, जो मैकेनिकल और केमिकल हो सकती हैं, जिसमें हमने कॉन्डोम और डायफ्राम वगैरह पढ़ा। फिर इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस था, जो गर्भ निरोधक युक्तियां थी, अंतःगर्भीय युक्तियां, जिनको गर्भ के अंदर स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोडेड 375। नेक्स्ट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमने पढ़े, जिसमें कि कुछ गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स थे, और ये भी हार्मोनल में ही आती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें सहवास के 72 घंटे के भीतर यदि वो इस पिल को, प्रेवेन नामक पिल को ग्रहण कर लिया जाए तो गर्भधारण से बचा जा सकता है। परमानेंट मेथड में हमने जो 2 विधियां पढ़ी हैं वो मेल वेसेक्टॉमी, नरबंध्याकरण, जिसमें नर की शुक्रवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है, और ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें मादा के अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आज हमने पढ़ी। और नेक्स्ट जो हम वीडियो में पढ़ेंगे, अभी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट हुआ है, नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें एम्नियोसेंटेंसेस, बंध्यता या बांझपन और सहायक जनन प्रौद्योगिकी। बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं जो जिन संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए टेक्निक ने बहुत प्रोग्रेस की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या टेक्निक्स आ चुकी हैं टेक्नोलॉजी में, क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई है, और उसके साथ ही जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, यौन संचारित रोग जो हैं, उन रोगों के विषय में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू।